जी हां, नेतन्याहू ने अंतिम प्रण ले लिया है। ये जंग तब तक चलेगी जब तक जीत हो ना जाए। हमास के खात्मे की जो कसम खाई गई है उसको लेकर आगे बढ़ता हुआ इजराइल नजर आ रहा है, लेकिन अब इजराइल के विरोध में तमाम बड़े मुल्कों की लामबंदी का सिलसिला भी हम देख रहे हैं। और इस बीच आज गाजा पर कब्जे की है तैयारी, पूरी तरह से कब्जे की अब बात हो रही है। इजराइल एक साथ कई चुनौतियों से जूझ रहा है और उन चुनौतियों पर आज हम करेंगे खास बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। और जिन चुनौतियों का हम जिक्र कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके सामने, इजराइल के सामने पेश चुनौतियों के मुकाबले देश और उसकी फोर्स का जज्बा, यानी इजराइल का जज्बा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। और देखिए, यही वजह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ है, डिगा नहीं है और फैसले लेते हुए वो किसी दबाव में नजर नहीं आ रहे हैं। वॉर से जुड़ी हर अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े बयान और बड़ी खबरें और साथ ही उनसे उठ रहे बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, इजराइल वर्सेस हमास की ये जंग का कौन सा रूप अब देखने को मिल रहा है। बड़ा बयान देखिए क्या है, दबाव में हम झुकेंगे नहीं, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। प्रेशर तो है लेकिन उसके सामने हम झुकेंगे नहीं। बड़ा सवाल, क्या पीछे हटते ही गाजा में बनाई बढ़त खो देंगे नेतन्याहू, इसका खतरा है। और अगला बड़ा बयान क्या है जो दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से, कुछ देर के लिए युद्ध रोके। हालांकि वो नेतन्याहू की तरफ से साफ कहा गया था खात्मा होगा, लेकिन जो बाइडेन बोल रहे हैं कुछ देर के लिए युद्ध रुके। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला। यह बड़ा सवाल क्या है आपके सामने, क्या अमेरिकी सलाह मानने की हालत में है इजराइल? यह इस वक्त बड़ा सवाल लगता तो नहीं करूंगा, क्योंकि साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू यह कहते हैं कि युद्ध रोकने का मतलब हमास के सामने आत्मसमर्पण होगा। बड़ा बयान, फिर से 7 अक्टूबर जैसा अटैक भी किया जा सकता है। हमास ने यह बहुत बड़ी वार्निंग, बहुत बड़ी चेतावनी दी है। क्या यह तबाह होते हमास के दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जाए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमास में अभी भी इतना दम बाकी है कि इजराइल को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि 7 अक्टूबर जैसे हमले दोबारा किए जा सकते हैं। बिल्कुल समीर, और देखिए अब इसके साथ साथ कुछ बड़ी खबरें भी और उन खबरों से उठते सवाल है। पहली बड़ी खबर क्या है, निर्णायक बढ़त के करीब इजरायली डिफेंस फोर्स नजर आ रही है। अब सवाल क्या है बड़ा, क्या उत्तर में हमास के ध्वस्त होते ही जंग थम जाएगी? यह सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ गाजा से आम नागरिकों को जाने के लिए कहा गया है। साउथ गाजा और नॉर्थ गाजा पर पूरी तरह से कब्जे का प्लान नजर आ रहा है। इजराइल को 4 मोर्चों से फिलहाल चुनौती मिल रही है। यह बड़ी खबर है। लगातार फ्रंट्स बढ़ते जा रहे हैं इजराइल के खिलाफ। क्या आईडीएफ अपने संसाधनों के बूते सबसे निपट लेगा? क्योंकि यमन ने भी विद्रोह छेड़ दिया है, हूती विद्रोही वहां पर एक्टिव हो गए हैं, इजराइल पर हमले शुरू हो गए हैं। लेबनान फ्रंट एक्टिव है ही, गाजा से लगातार हमले हो ही रहे हैं और ईरान इन सब के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है समीर, 500 जो विदेशी थे जो गाजा में फंसे हुए थे 7 अक्टूबर के बाद, उन्हें बाकायदा गाजा से मुक्ति मिली है। मिस्र गए, राफा क्रॉसिंग के जरिए ये सभी मिस्र की तरफ रवाना हुए हैं। सवाल क्या है, क्या इससे आम नागरिकों की रिहाई का रास्ता खुलेगा? यह एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, इस पर भी आगे करेंगे बात। इस बीच गाजा में एंटी माइन ऑपरेशन की खबर मिल रही है। आईडीएफ का हमास के खिलाफ ऑपरेशन, माइन क्लियरिंग मोर्टार का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह माइंस बिछा रखी है हमास ने। ऐसे में गाजा पट्टी के अंदर बढ़ना आईडीएफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। लिहाजा माइन क्लियरिंग मोर्टार का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है और कैसे माइंस हटाई जा रही हैं, थर्मोबैरिक माइन क्लियरिंग मोर्टार का इसके लिए आईडीएफ कर रही है इस्तेमाल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर रहे हैं। मारा गया हमास का टॉप कमांडर मोहम्मद असर। गाजा में हमास पर विध्वंसक हवाई हमला हुआ और इसी में ये मारा गया। हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख था मोहम्मद असर। इजरायली डिफेंस फोर्स के खिलाफ कई हमलों को इसने अंजाम दिया था, लेकिन आखिरकार इजरायली डिफेंस फोर्स ने, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, जो हवाई हमला किया, जो बमबारी की, इसमें ये मारा गया मोहम्मद असर।
और खास बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमास के टॉप कमांडर को किया गया है ढेर। आइए आपके सामने हमास के टॉप कमांडर असर के बारे में और डिटेल रख देते हैं। इसका खात्मा कर दिया गया है आईडीएफ की तरफ से। मोहम्मद असर इजराइल के खिलाफ कई बड़े हमलों में शामिल था और इसका मारा जाना इसीलिए आईडीएफ अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर गिना रही है। आईडीएफ और आईएसए इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इसकी लोकेशन के बारे में पता चला और उसके बाद अटैक करके इसको ढेर किया गया। और क्या जानकारी, इजरायली डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट ने मोहम्मद असर के ठिकाने पर सटीक बमबारी की और बाकायदा जो वीडियो है वो भी सामने आया है। मोहम्मद असर हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट को लीड कर रहा था, इसलिए जब ये मारा गया तो इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है और हमास के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने की जिम्मेदारी भी क्योंकि इसी कमांडर पर थी, मोहम्मद असर पर थी और इसे इजराइल ने हमले में ढेर कर दिया है। मोहम्मद असर की अगुवाई में हमास ने आईडीएफ और नागरिकों पर कई हमले किए, इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया। इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे थे और अब एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया गया है आईडीएफ की तरफ से और यह सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निनाद सेठ साहब डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सिन्हा साहब, स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? एक तरफ बड़े कमांडर्स को ढेर किया जा रहा है, दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन बहुत बड़े लेवल पर नॉर्थ गाजा में आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। क्या इस बार हमास के जड़ से खात्मे के साथ साथ गाजा पर, खास करके नॉर्थ गाजा पर कब्जे की भी तैयारी है? इजराइल बहुत ही बुद्धिमानी के साथ दो लेवल पे समस्या को एड्रेस कर रहा है। पहला, लीडरशिप लेवल। कोई भी सेना का यदि राजा मर जाए, सेनापति मर जाए, उप सेनापति मर जाए तो वो सेना हार जाती है। उसमें उतना मोराल नहीं रहता, लड़ने की क्षमता नहीं रखता, मैदान छोड़ के भाग जाता है। वही है हमास का खेल। दूसरा, टैक्टिकल लेवल पे बात करें, ग्राउंड लेवल पे बात करें तो ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से ऑफेंसिव मोड में आया है, जिस तरह से ग्राउंड ऑफेंसिव एक्शन शुरू हो गया है और नॉर्थ गाज़ा और साउथ गाज़ा में भी कंसंट्रेट किया जा रहा है, जिस तरह से स्पॉन्ज बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से जेडैम बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से आप एक स्पेशल यूनिट है नेवला यूनिट करके जिनके पर्सनल को, सोल्जर्स को इस खास ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे टनल में घुसना है, कैसे लोकेट करना है, चुपचाप तरीके से कैसे न्यूट्रलाइज करना है। तो ये समीर, ये जो वॉर है इजराइल वॉर, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है, ये अनकन्वेंशनल वॉर है। ये बिल्टअप एरिया से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ तो टनल की हम बात कर रहे हैं। तो यदि बीमारी अनोखा है, स्पेशल है, तो उसका दवाई भी स्पेशल होगा, अनोखा होगा और वही इजराइल कर रही है। और जो लोग हमास के लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सर, और ये स्ट्रेटेजी भी नजर आ रही कि एक तरफ वो इलाके जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स पहुंचती जा रही है उसे फ्लैटन किया जा रहा है, समतल किया जा रहा है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जा रहा और लगातार जो कमांडर्स थे वो ढेर किए जा रहे हैं हमास के। और आइए अब देख लेते हैं कि इजरायली फोर्स का गाजा में लेटेस्ट वॉर प्लान क्या है, आईडीएफ क्या करने जा रही है और वो इसे हासिल करने से कितने कदम दूर है, यानी जो टारगेट है वो अब कितने कदम दूर रह गया है। टारगेट के करीब इजरायली फोर्स गाजा में बीच के करीब पहुंच चुकी है आईडीएफ, यानी बिल्कुल सेंटर पॉइंट तक पहुंच गई है। टारगेट से सिर्फ 800 मीटर दूर है इजरायली फौज। गाजा बीच तक पहुंचते ही बड़ा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है और इससे आईडीएफ को 3 बड़े फायदे होंगे। करुणा, बिल्कुल समीर, देखिए पहला बड़ा फायदा क्या होगा, उत्तरी गाजा की घेराबंदी पूरी हो जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा क्या होगा, इससे बंधकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और तीसरा बड़ा फायदा क्या होगा, हमास पर दबाव और आखिरी प्रहार होगा। हमारे साथ ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवन राज पुरोहित सर, सवाल मेरा आपसे, ये भले ही 800 मीटर कहा जा रहा हो, लेकिन क्या ये 800 मीटर बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले आंकड़ों से परे हटकर अगर देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए? तो धन्यवाद। ये 800 मीटर की जब बात करते हैं तो युद्ध में 800 मीटर नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क। और जब अर्बन वॉरफेयर है, टेररिज्म शहर में घुस चुका है,
टेररिस्ट टनल्स के अंदर हैं, घरों में हैं, और ऐसे हालात में किसी एक टारगेट की दूरी दे देना, किसी एक घर के बारे में कह सकते हैं, सटीक टारगेट के बारे में कह सकते हैं, लेकिन जब पूरे वेस्टर्न बैंक की बात कर रहे हैं या गाजा स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, किसी एक टारगेट को बता करके 800 मीटर कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, छोटे टारगेट्स हैं, इलाका है, उसको घेर सकते हैं। और वैसे भी जब सेना शहर में घुस रही है तो आर्मर्ड टैंक्स नहीं घुस सकते, इन्फेंट्री अटैक के फॉर्म पे नहीं घुस सकती। जैसे जनरल सिन्हा ने बताया, ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए दुश्मन की इंफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है, और यहां तो दुश्मन खुद टेररिस्ट है, जो सामने तो आ नहीं रहा, सिविल पॉपुलेशन ऊपर है, वो टनल्स के नीचे में है। ऐसे में टारगेट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट को मिल जाए, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आईडीएफ के लिए यह ऑपरेशन आसान नहीं है। गाजा पट्टी के अंदर ऑपरेशन चलाकर हमास का पूरी तरह से खात्मा, यह अपने आप में बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। इस बीच गाजा में हमास का आईडीएफ के ठिकाने पर हमला हुआ है। देखिए, आईडीएफ सैनिकों पर ड्रोन से बॉम्ब गिरा दिए हैं हमास ने। आईडीएफ के कई जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हमास ने इस हमले का वीडियो बाकायदा जारी किया है, लाइव ड्रोन अटैक। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से गाजा में आईडीएफ के जवानों पर ड्रोन अटैक किया है हमास ने। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री ने क्या कुछ खास बातें कही हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में यह बयान आया है जब इजरायल के अंदर भी नेतन्याहू के विरोध की खबरें भी सामने आने लगी हैं, उनके नेतृत्व को चुनौतियां भी दी जाने लगी हैं। आगे लंबी और मुश्किल लड़ाई है, यह कहा है नेतन्याहू ने। बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि गाजा में सीज फायर किसी भी हाल में अभी नहीं होगा। सिविलियंस पर हमले के आरोपों को भी गलत बता रहे हैं नेतन्याहू। बिल्कुल, और साथ ही साथ और क्या कहा गया ये भी आप देखें, हमें अभी तक कई बड़ी कामयाबियां मिल गई हैं, ये बात भी इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, लेकिन तकलीफ देह नुकसान भी हुआ, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि सैनिक हमारे लिए आखिरकार क्या है। मैं देश के नागरिकों को वचन देता हूं कि हम अपने काम और मकसद को पूरा करेंगे। बिल्कुल, और निनाद साहब, किस तरह से आप देखते हैं नेतन्याहू के इस बयान को, क्योंकि एक तरफ इजराइल की घरेलू पॉलिटिक्स, उनका विरोध कई लेवल पर शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जिस तरह से गाजा में आम लोग भी मारे जा रहे हैं। इस प्रेशर को कैसे डील करते नजर आ रहे हैं नेतन्याहू? देखिए, मुझे नहीं पता कि इजराइल जीतेगा या गाजा जीतेगा, पर नेतन्याहू ज़रूर हारेंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उस अटैक के बाद बहुत कम हो गई। इस तरह का अटैक अनइमेजिनेबल है इजराइल पे, 1000 इजरायली मरना। तो ये उनका आखिरी डिफेंस है कि हम वापस जीतेंगे और वापस अपनी इज्जत वापस लाएंगे। आप हमने गौर ये करना है कि इजराइल के वॉर एम्स क्या हैं, क्योंकि हाँ, ये टैक्टिक स्ट्रेटेजी तो होती रहती है, वॉर एम्स क्या हैं? मेरे ख्याल से इजराइल के 3 क्लियर वॉर एम्स है। पहला वॉर एम है कि हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमास के लोग और हमास की कैपेबिलिटी को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है, ताकि उस तरह की थ्रेट फिर से ना आए। दूसरा यह है कि अब वेस्ट बैंक से कोई थ्रेट ना आए, उसको पहले ही डिस्ट्रॉय करना है। अब वेट नहीं करेंगे, वो वेस्ट बैंक से जाने वाला नहीं है। तीसरा वॉर एम जो है, वो जो सबसे पेचीदा वॉर एम है कि ईरान को इस लड़ाई से दूर रखना है, और उसके लिए उन्हें शो ऑफ फोर्स अमेरिका के साथ करना पड़ेगा। अमेरिका इतना विलिंग नहीं है, और अमेरिका का विलिंग ना होना सबसे ज़्यादा डिस्टेबिलिटी लाता है इस रीजन में, क्योंकि अमेरिका, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा, अब अमेरिका में सपोर्ट नहीं है किसी और देश में जाके लड़ने के लिए। तो अगर अमेरिका का फैक्टर हट जाता है तो क्या इजराइल डिटर कर पाएगा ईरान को, या ईरान टेम्पटेशन में आएगा कि हम पहले अटैक करें? तो ये बिल्कुल सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो अमेरिका अगर पूरी तरह से अनविलिंग हो जाता है, अगर वो पूरी तरह से सपोर्ट में खड़ा, हालांकि अब तक नजर आ रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली हमले का वीडियो सामने आया। फिलिस्तीनी महिला ने शेयर किया है ये वीडियो। महिला ने कहा, डर के साए में हम जी रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, गाजा पर जो लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, इसके अलावा तमाम हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। एक महिला वीडियो के जरिए बता रही कि लगातार यहां पर
डर का साया है। नेतन्याहू के बयान में भी नजर आता है जब वो ये कहते हैं कि दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जंग किसी भी हाल में रुकेगी नहीं। इस बीच वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान सामने आया है। कुछ वक्त के लिए युद्ध रोकने की अपील कर दी है अमेरिका ने। ये चौंकाने वाला बयान आप कह सकते हैं, हैरान करने वाला बयान आप कह सकते हैं, लेकिन जो बाइडेन ने ये अपील की है मानवीय आधार पर युद्ध थोड़े देर के लिए रोक दिया जाए, ये अपील की गई है। एक कार्यक्रम के दौरान जो बाइडेन को रोककर दरअसल इस जंग से जुड़ा एक सवाल किया गया। एक प्रदर्शनकारी के सवाल का जो बाइडेन ने ये जवाब दिया, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आप देखिए समीर, यह भी समझना होगा कि यह बिल्कुल पहले जो बात रखी गई थी अमेरिका की तरफ से कि अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए, हमास के पक्ष में जाएगा, लेकिन उससे अलग बात है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने और क्या कुछ कहा है। जो बात कही गई है जो बाइडेन की तरफ से, युद्ध में विराम लगना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, इजराइल हमास वॉर कुछ देर के लिए रोकना चाहिए। जो बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया, मानवीय आधार पर युद्ध कुछ देर के लिए रुके। बिल्कुल, और ये इजराइल से बिल्कुल अलग स्टैंड लेते हुए जो बाइडेन यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अभी युद्ध विराम का मतलब हमास के सामने आत्मसमर्पण होगा। कैद में मौजूद लोगों को निकालने के लिए युद्ध विराम जरूरी है, यह मानना है जो बाइडेन का। यूएन में भी अमेरिका ने ऐसा करने की वकालत की है। अब ये एक बहुत बड़ी बात नजर आ रही है। ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश भी इस पर सहमत हैं, ये भी कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। और जरा आप एक और चीज देख लीजिए कि इस बार पहले हमला इजराइल पर हुआ, सवाल उसकी साख पर। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कैसे इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति की बार बार दी जा रही नसीहत और सलाह को कुछ हद तक नजरअंदाज कर रहा है। यहां पर आप देखिए अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया। जो बाइडेन युद्ध कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं, लेकिन इजराइल जीत तक जंग ना रोकने की बात साफ तौर पर नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे। जी हां, अमेरिका का जो पक्ष है वो ये कि ग्राउंड ऑपरेशन टालना चाहता था, लेकिन इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुका है। और अब अमेरिका का ये बयान ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही अमेरिका की तरफ से क्या रुख है नागरिकों पर हमले से बचने के लिए। लगातार हम देख रहे हैं जो बयान सामने आ रहे हैं। इधर इजराइल की अगर बात की जाए तो नागरिकों की मौत का जिम्मेदार हमास को बताया जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये कोलैटरल डैमेज इसलिए होता है क्योंकि हमास ने जो आम नागरिकों के लिए जहां शरण ले रखी है, अस्पताल स्कूल है, वहीं पर हमास ने ठिकाना बना रखा है। बिल्कुल, बंधकों की रिहाई के लिए डील के पक्ष में इस वक्त नजर आ रहा है अमेरिका, जबकि बंधकों के नाम पर ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं दिख रहा है किसी भी सूरत हाल में। इजराइल कह रहा है कि हमास से किसी भी तरह का नेगोशिएशंस होगा नहीं, हम करने के लिए तैयार नहीं। और देखिए करीब एक हफ्ता हो गया है, इंटरनेट की जो या फिर तमाम जो कम्युनिकेशन है वो सब कुछ खत्म हो गए। गाजा में सप्लाई बंद है, इंटरनेट रुक गया, इसके खिलाफ है अमेरिका। लेकिन इधर इजराइल की बात की जाए, सप्लाई भी रोकी और इंटरनेट भी ठप किया। यह इजराइल का कहना है, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि हमास लगातार इसका फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, अमेरिका और इजराइल के नजरिए में एक तरह का विरोधाभास नजर आ रहा है। इस बीच परमाणु जंग के खतरे के बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका के साथ आर्म्स कंट्रोल वार्ता को तैयार हो गया है चीन के साथ वार्ता की तैयारी में जुटा है अमेरिका। चीन, रूस और अमेरिका के बीच जारी हथियारों की होड़ को खत्म करने पर होगी चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आप मुझे मालूम है रिएक्ट करना चाह रहे थे। अमेरिका का ये रुख, या ये कह लीजिए कि रुख में बदलाव क्या बता रहा है? इजराइल के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल पैदा हो सकती है क्या इससे? एकदम नहीं, पर्दे के पीछे दोनों की एक ही सोच है। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कुछ होते हैं, उसका ये प्रदर्शन हो रहा है। अच्छा, अमेरिका जानता है वो एक मॉडरेट फेस प्रोजेक्ट कर रहा है। वो चाहता है कि लोग उसके द्वार पे आएँ, रिक्वेस्ट करें। जो चाहे ब्रिटेन हो, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हो, वो भी मॉडरेट फेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो इजराइल का स्टैंड है वही सही स्टैंड है। कोई भी सेना जो विनिंग स्प्री पे हो, जो जीत के कागार पे हो, जो ऑफेंसिव मोड पे हो, उस पर सीज फायर करना आत्मघातक होगा। जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर में किया था, हम जीत रहे थे और हमने रोकथाम लगा दिया। ये तो टोटली गलत स्ट्रेटजी है। दूसरी बात, अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं तो एडवाइस दिया था। ठीक है, तो अभी के जो हालात है सिन्हा सर, उसमें आपका ये मानना है कि एज ए डिफेंस एक्सपर्ट ये मुनासिब भी नहीं है कि इजराइली डिफेंस फोर्स अपने ऑपरेशन को जो लगातार आगे बढ़ रही है उसको रोके? बिल्कुल
30 सेकंड तो सर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए बड़ी खबर क्या है, गाजा में फंसे 500 विदेशी जो फंसे हुए थे वो मिस्र पहुंच गए। 10 देशों के 500 नागरिक गाजा से निकाले गए, राफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र पहुंचे हैं। जंग के चलते गाजा बॉर्डर पर ये सब लोग फंसे हुए थे, जिनको पहुंचा दिया गया है मिस्र। राफा, ये देखिए तस्वीर आपके सामने, राफा क्रॉसिंग को खोला गया 7 अक्टूबर के बाद से लगातार ये 500 विदेशी यहां पर फंसे हुए थे, अब ये देखिए निकले हैं, और साथ साथ 59 ट्रक की जो राहत सामग्री है वो भी राफा के जरिए गाजा पहुंची है। तो देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आम नागरिकों को और खास करके विदेशी नागरिकों को ये बहुत बड़ी राहत मिली है। 500 विदेशी नागरिकों ने राहत की सांस ली है। मिस्र में विदेशियों को मिली एंट्री से जुड़े कुछ और तथ्यों पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। राफा बॉर्डर से मिस्र पहुंचे विदेशी, 500 विदेशी नागरिक गाजा से मिस्र पहुंचे हैं। राफा बॉर्डर के जरिए इन्हें मिस्र पहुंचाया गया है। फॉरेन पासपोर्ट वालों को ही इसकी इजाजत दी गई कि वो गाजा छोड़कर मिस्र में दाखिल हो जाएं। ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 80 घायल फिलिस्तीनियों को भी मिस्र में एंट्री दी गई है। और देखिए मिस्र का बयान क्या सामने आया, ज्यादा संख्या में फिलिस्तीनियों को नहीं आने देंगे, यह कहा गया है। फिलिस्तीनियों को गाजा लौटने नहीं देगा इस्राएल, साथ ही साथ इस्राएल युद्ध के बाद भी नहीं लौटने देगा जो इस्राएल। ये तमाम जो जानकारी, यानी कि जो यहां पर अब आ रहे हैं, जो फिलिस्तीनी आ रहे हैं, अब उन्हें वापस लौटने भी नहीं दिया जाएगा, और बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सीमित संख्या में उन्हें इजाजत दी जा रही है। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। राजपुरोहित साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस मानवीय पहलू को? 500 विदेशियों के साथ साथ घायल फिलिस्तीनियों को भी इजाजत तो दी गई कि वो गाजा छोड़कर मिस्र में दाखिल हो जाएं। भले ही जंग अगर खत्म हो जाएगी तो भी ये लोग अपने घर बार लौट तो नहीं पाएंगे। मैं आपको 3 स्टेटमेंट्स के ऊपर ले जाना चाहूंगा जी। नेतन्याहू जी ने बोला मरो या हथियार डालो। उनके राष्ट्रपति ने बोला कि ये सब हमारे खिलाफ इंसाइटेड हेट्रेड है। और जो बाइडेन बोलते हैं कि अभी पॉज करो, वॉर में पॉज करो। ग्राउंड ऑपरेशन जब चल रहा है, एक तरफ इजराइल ने कहा है कि आप गाजा छोड़कर जाइए। गाजा स्ट्रिप के अंदर 6 लाख से ज्यादा लोग हैं वहां पर, उनको वहां से लेकर जाना असंभव है। और अगर 80 लोग गए हैं, इसमें से 60 तो सिर्फ विदेशी ही हैं, 10 अमरीकी हैं, 21 फ्रेंच हैं और ब्रिटिश हैं। जी हाँ। तो खास तौर पर जो इंजर्ड पैलेस्टीनियंस हैं उनकी संख्या बहुत कम है। बिल्कुल सर, और ये भी हम देख रहे हैं जीवन राजपुरोहित सर कि भले ही अलाउ किया गया कुछ जो विदेशी नागरिक हैं, लेकिन बहुत ही सीमित संख्या में, ज्यादा संख्या में जो मिस्र है वो परमिशन नहीं देने वाला कि फिलिस्तीनी आए और मिस्र में आकर बस जाएं।